दोस्तों, आज इस वीडियो में हम हिंदी के कुछ ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो बिहार शिक्षक भर्ती में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इन प्रश्नों को। सबसे पहला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? तो पृथ्वीराज रासो जो है यह रचना पूछा है किस काल की है। ऑप्शंस हैं आदिकाल, ऑप्शन बी है रीतिकाल, ऑप्शन सी है भक्तिकाल, ऑप्शन डी है आधुनिक काल। तो जो पृथ्वीराज रासो रचना है यह किसके द्वारा लिखी गई है? यह चंद बरदाई के द्वारा लिखी गई है और यह रचना जो है यह आदिकाल की रचना है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए जो है वह सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोटिफिकेशन शब्द का हिंदी रूपांतरण क्या है? यहाँ पर हमें नोटिफिकेशन शब्द का हिंदी रूपांतरण बताना है। ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए है टिप्पणी, ऑप्शन बी है सार संक्षेप, ऑप्शन सी है सूचना और ऑप्शन डी है अधिसूचना। तो पहला ऑप्शन टिप्पणी यह भी गलत है, नोटिफिकेशन का सही हिंदी रूपांतरण नहीं है। ऑप्शन बी सार संक्षेप यह भी नहीं है। ऑप्शन सी सूचना भी नहीं है, ये तो इन्फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा, अधिसूचना। नोटिफिकेशन का हिंदी रूपांतरण क्या होता है? अधिसूचना। अगला प्रश्न, यदि हिंदी प्रश्नवाचक वाक्य का उत्तर हाँ या ना में दिया जा सके तो उसका अंग्रेजी अनुवाद करते समय वाक्य शुरू करते हैं। यहाँ पर पूछा गया है कि यदि हिंदी में प्रश्नवाचक वाक्य है और उसका उत्तर यस या नो में दिया जा सकता है, तो जब हम उसका अंग्रेजी में अनुवाद करते हैं तो वाक्य की शुरुआत किससे करते हैं? ऑप्शंस हैं, इंट्रोगेटिव वर्ड से शुरुआत करते हैं वाक्य का, या फिर ऑक्सिलरी वर्ब से शुरुआत करते हैं, या फिर इन्फिनेटिव से शुरुआत करते हैं, या फिर फाइनाइट वर्ब से शुरुआत करते हैं। तो जब भी हाँ या ना में किसी प्रश्न का उत्तर दिया जा सके तो जब अंग्रेजी में अनुवाद करते हैं उसका, तो हम ऑक्सिलरी वर्ब से हमेशा शुरुआत करते हैं, यानी कि जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं किसी भी वाक्य में उसे सबसे पहले कर दिया जाता है यदि प्रश्न का जो उत्तर है वो हाँ या ना में हो। तो यह कॉन्सेप्ट सबको क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं फ्रेंड्स, इनमें से कौन सा कार्यालय आदेश के मूल गुण नहीं है? हमें वह ऑप्शन चूज करना है जो कार्यालय आदेश के मूल गुण को नहीं दर्शाता है। तो ऑप्शन ए क्या दिया है? अनौपचारिकता, ऑप्शन बी है नपा तुला होना, ऑप्शन सी है निर्वैयक्तिक होना, या फिर ऑप्शन डी बाहरी भीतरी बातें वहाँ पर मौजूद होना। तो यहाँ पर कार्यालय आदेश के गुण के बारे में बोला गया है, तो जो बाहरी भीतरी बातें होती हैं वह किसी भी कार्यालय आदेश की मूल गुण में नहीं आते हैं। तो ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अनौपचारिक पत्र का उदाहरण है? हमें ऑप्शन में चूज करना है अनौपचारिक पत्र का उदाहरण। ऑप्शन ए है, मोहल्ले में बिजली की समस्या के लिए जिलाधिकारी को लिखा गया पत्र। तो जब भी हम जिलाधिकारी को पत्र लिखेंगे वो भी समस्या के लिए, तो यह एक औपचारिक पत्र हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन ए गलत होगा। ऑप्शन बी देखेंगे, बहन के विवाह में शामिल होने के लिए मित्र को लिखा गया पत्र। तो यहाँ पर हम वैयक्तिक पत्र लिख रहे हैं, यह पत्र जो है यह अनौपचारिक रूप है। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पर अपने मित्र को पत्र लिख रहे हैं। तो ऑप्शन बी जो है वह सही उत्तर हो जाएगा कि अनौपचारिक पत्र का उदाहरण क्या है? बहन के विवाह में शामिल होने के लिए मित्र को लिखा गया पत्र। अगला प्रश्न है, कोई कमाए कोई खाए, इसके अर्थ को दर्शाती सही लोकोक्ति निम्न में से कौन सी है? यहाँ पर हमें सही लोकोक्ति चुनना है जो इस अर्थ को प्रदर्शित कर रहा हो। ऑप्शंस देखेंगे, ऑप्शन ए है खरी मजूरी चोखा काम, यह ऑप्शन गलत है। ऑप्शन बी है अंधी पीसे कुत्ता खाए। तो अंधी पीसे कुत्ता खाए का अर्थ क्या होता है? कोई कमाए और कोई खाए। तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही हो जाएगा, अंधी पीसे और कुत्ता खाए। मतलब कार्य कोई और कर रहा है और उसका फल किसी और को मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आटे दाल का भाव मालूम होना, इस मुहावरे का उचित अर्थ पहचानना है। इससे पहले हमें लोकोक्ति का अर्थ पहचानना था, इसमें हमें मुहावरे का अर्थ बताना है। आटे दाल का भाव मालूम होना, ऑप्शंस दिए गए हैं, मुसीबत में पड़ना,
कंगाल होना, घर में राशन लाना या कष्ट का अनुभव होना। तो हम देखेंगे ऑप्शंस में मुसीबत में पड़ना यह गलत ऑप्शन है। कंगाल होना यह भी इसका अर्थ नहीं है। घर में राशन लाना यह तो बिल्कुल ही अर्थ नहीं होगा, क्योंकि जो भी मुहावरा होता है उसका कुछ ना कुछ सांकेतिक अर्थ होता है। तो आटे दाल का भाव मालूम होना मतलब कष्ट का अनुभव होना। तो यहाँ पर ऑप्शन डी जो है वह सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंधे के हाथ बटेर लगना, इस कहावत का आशय हमें बताना है, इसका अर्थ क्या है। ऑप्शन ए है अंधा भी अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकता है, तो यह ऑप्शन गलत है। ऐसा कोई भी डायरेक्ट मतलब नहीं है अंधे के हाथ बटेर लगना का। ऑप्शन बी है किसी अयोग्य व्यक्ति को महत्वपूर्ण वस्तु प्राप्त हो जाना, तो ऑप्शन बी जो है यह सही उत्तर है कि अंधे के हाथ बटेर लगना मतलब किसी अयोग्य व्यक्ति को बहुत महत्वपूर्ण वस्तु प्राप्त हो जाना। तो इस तरह से हमने देखा इस कहावत का क्या अर्थ है। अगला प्रश्न हम देखेंगे दोस्तों, निम्नलिखित पद्यांश में अलंकार है, यहाँ हमें अलंकार चुनना है कि इस पद्यांश में सही अलंकार कौन सा है। तो अलंकार को पहचानने की जो नियम थे वो आप सभी को पता होगा, इससे पहले वीडियो में हमने इस बात को डिस्कस कर लिया है। तो यहाँ हम देखेंगे, झरनों का पानी लेकर गज छिड़क रहे मतवाले, मानो जल बरस रहे हों सावन घन काले काले। तो यहाँ पर किस बात की चर्चा की जा रही है कि जो झरने का पानी है उसको हाथी जो है वो छिड़क रहे हैं। तो झरनों का पानी लेकर गज छिड़क रहे मतवाले, मानो जल बरस रहे हों सावन घन काले काले। तो कैसा लग रहा है, जैसे जल बरस रहा हो, बिल्कुल जैसे बादल से जब काले काले बादल से जब सावन में पानी बरसता है उस तरह से। तो यहाँ पर किस शब्द का प्रयोग किया गया है, मानो। और इससे पहले हम लोग वीडियो में जो क्वेश्चन सॉल्व किए थे वहाँ पर हमने देखा था कि जहाँ पर भी जनु मनु मानो ज्यों ये सब शब्द आ जाएं जिस पद्यांश में, वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है, वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो ऑप्शंस हम देखेंगे, ऑप्शन ए है उपमा, यह गलत ऑप्शन है। श्लेष यह भी गलत ऑप्शन है। यमक यह भी गलत ऑप्शन है। उत्प्रेक्षा अलंकार सही ऑप्शन है। उपमा कब होता है, उपमा अलंकार तब होता है जब उपमा और उपमान इन दोनों की मौजूदगी होती है, लेकिन वहाँ पर तुलना की जाती है, सम सा इस तरह से शब्द यूज किए जाते हैं। श्लेष में क्या होता है, श्लेष में जब एक ही शब्द के कई अर्थ हो, उससे चिपके हुए हों। यमक में एक ही शब्द कई बार प्रयोग हो, लेकिन दो या दो से अधिक बार प्रयोग हो, लेकिन उसका अर्थ अलग अलग हो। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा आंसर, उत्प्रेक्षा अलंकार। इस तरह से हमने आसानी से देखा कि पद्यांश में कौन सा अलंकार है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, सो शिवधनु मृणाल की नाई, तोरहु राम गणेन गोसाई। तो यह जो है पंक्ति जो ली गई है, इसमें अलंकार का प्रयोग बताना है कि इसमें कौन सा अलंकार प्रयोग हुआ है। तो यह हम लोग देखेंगे, यह जो पंक्ति ली गई है यह कहाँ से है। जब श्री राम जी शिव धनुष को तोड़ते हैं तो उस समय की ये बात कही जा रही है। क्या कहा गया है, सो शिवधनु मृणाल की नाई, मतलब कि जो शिव धनुष है वह मृणाल की नाई मतलब कमल की डंडी के समान, वो क्या है, उसको राम जी वो टूट जा रहा है राम जी से। तो यहाँ पर सो शिवधनु मृणाल की नाई, जो शिव धनु है उसकी तुलना किससे की गई है, मृणाल की नाई मतलब कमल की डंडी से। तो यहाँ पर सो है, तो यह कौन सा अलंकार हो जाएगा, विभावना नहीं होगा, यहाँ पर वक्रोक्ति नहीं होगा, अंतर्न्यास नहीं होगा, और यहाँ पर उपमा अलंकार हो जाएगा। यहाँ पर उपमेय और उपमान का आरोप हो रहा है। शिवधनु और मृणाल की नाई, और शब्द कौन सा है, सो। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देखेंगे, तरनि तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो यहाँ पर भी हमें अलंकार बताना है, किसमें, तरनि तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए। तो यहाँ पर हम देखेंगे साफ साफ हमें पता चल रहा है कि प्रत्येक शब्द में त जो अक्षर है उसका
बार बार आना क्या दिखा रहा है कि यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। तो ऑप्शंस क्या क्या दिए हुए हैं, यमक, अनुप्रास, उपमा, श्लेष। तो यहाँ पर सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी अनुप्रास अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, अखियाँ हरि दर्शन की भूखी, कैसे रहें रूप रस रांची, बतियाँ सुनी रूखी। यहाँ पर भी पंक्ति दी हुई है और हमें बताना है कि इसमें रस कौन सा है। ऑप्शंस क्या क्या हैं, वीर रस है, वियोग श्रृंगार रस है, शांत रस है, संयोग श्रृंगार रस है। तो यहाँ पर जब हम इन पंक्तियों को ध्यान से पढ़ेंगे तो देखेंगे, अखियाँ हरि दर्शन की भूखी, यहाँ पर श्रृंगार रस की बात की जा रही है, लेकिन किस श्रृंगार रस की, क्योंकि यहाँ पर वियोग की मौजूदगी हो रही है, यहाँ पर दुख है यहाँ पर। तो कहा जा रहा है कि हरि दर्शन की भूखी, जो अखियाँ हैं वो हरि के दर्शन की भूखी हैं, कैसे रहें रूप रस रांची, बतियाँ सुन रूखी। तो यहाँ पर साफ साफ हमें दिख रहा है कि वियोग भाव उत्पन्न हो रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर वियोग श्रृंगार रस मौजूद होगा, तो इसका ऑप्शन बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से सही वाक्य चुनिए। यहाँ पर हमें सही वाक्य को चुनना है। ऑप्शन ए है, श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं। तो यहाँ पर इस वाक्य में क्या गलती है कि अनेकों शब्द नहीं प्रयोग होता है, अनेकों की जगह अनेक शब्द प्रयोग होता है, तो ये गलत है। ऑप्शन बी है, आपका पत्र धन्यवाद मिला। तो यहाँ पर इस शब्द में गलती है। फिर अगला ऑप्शन देखेंगे, श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं। तो इसमें सभी शब्द सही रूप में प्रयोग किए गए हैं, तो इसलिए ऑप्शन सी जो है वह सही उत्तर हो जाएगा। तो सही वाक्य क्या हो गया, श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य कौन सा है। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। पहला है, मेरे आते ही वर्षा होने लगी। तो यह किस तरह का वाक्य है, यहाँ पर हम देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे मिश्र वाक्य किसको कहते हैं, जिसमें एक स्वतंत्र उपवाक्य होता है और एक आश्रित उपवाक्य होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए में दिया गया है, मेरे आते ही वर्षा होने लगी। तो यहाँ पर एक ही वाक्य है जिसमें कि यह सरल वाक्य को प्रदर्शित कर रहा है, तो यह गलत हो जाएगा। अगला ऑप्शन है, उसके जाने के बाद वर्षा होने लगी। यह भी मिश्र वाक्य का उदाहरण नहीं है, क्योंकि इसमें 2 उपवाक्य नहीं हैं। ऑप्शन सी जो दिया है वह क्या है, वह घर से निकला और वर्षा होने लगी। तो यहाँ पर और का प्रयोग हुआ है, यह संयुक्त वाक्य है जिसमें दोनों ही स्वतंत्र उपवाक्य हैं। वर्षा होने लगी, वह घर से निकला, तो यह भी ऑप्शन गलत है। और लास्ट ऑप्शन क्या है, ज्यों ही वह घर से निकला वर्षा होने लगी। यहाँ पर एक आश्रित उपवाक्य और एक स्वतंत्र उपवाक्य है, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा कि यह मिश्र वाक्य है। क्या है, ज्यों ही वह घर से निकला वर्षा होने लगी। अगला प्रश्न हम देखेंगे क्या है, तुम कहाँ जा रहे हो। यह वाक्य किस प्रकार का है। यहाँ पर हमें वाक्य का प्रकार स्पष्ट करना है। ऑप्शंस दिए गए हैं, विधिवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य और विस्मयवाचक वाक्य। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर प्रश्न चिन्ह का भी प्रयोग हुआ है और यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है, तुम कहाँ जा रहे हो। तो यह किस तरह का वाक्य हो गया, प्रश्नवाचक वाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अष्टाध्यायी शब्द में कौन सा समास है। इसमें हमें समास को चुनना है कि कौन सा सही समास है। ऑप्शंस दिए गए हैं, बहुव्रीहि समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास। फ्रेंड्स, इससे पहले हमने वीडियोस में डिस्कस किया है कई बार कि जहाँ पर भी कोई भी संख्यावाची शब्द आ जाए वहाँ पर कौन सा समास होता है, द्विगु समास होता है। यहाँ पर अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी शब्द का क्या मतलब है, 8 अध्यायों वाला। तो यहाँ पर 8 शब्द जो है वह संख्यावाची शब्द है, तो इसलिए यहाँ पर कौन सा समास मौजूद हो जाएगा, यहाँ पर द्विगु समास होगा। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न, गौशाला में कौन सा समास है। यहाँ पर भी हमें सही समास चुनना है। किस शब्द में, गौशाला। तो गौशाला का अर्थ क्या होता है, गायों के लिए शाला। तो जो उनका रहने का स्थान है गौशाला उसे कहते हैं, गायों के रहने का स्थान। तो ऑप्शंस देखेंगे, ऑप्शन ए है
तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास, द्विगु समास। तो यहाँ पर विभक्ति चिन्ह का भी प्रयोग हुआ है, तो इसे क्या कहेंगे हम यहाँ पर? तत्पुरुष समास यहाँ पर मौजूद है। गौशाला में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुरूप में कौन सा समास होता है? अनुरूप में हम देखेंगे कि किस शब्द का प्रयोग हुआ है यहाँ पर। अनु जो शब्द का प्रयोग अनु है यहाँ पर इस शब्द में, यह क्या है? यह एक अव्यय है। तो जिसमें भी अव्यय का प्रयोग किया जाए उसे क्या कहते हैं? अव्ययी भाव समास। हम ऑप्शंस देखेंगे। सबसे पहला ऑप्शन है तत्पुरुष समास, यह गलत है। बहुव्रीहि समास भी नहीं होगा। बहुव्रीहि समास में दोनों ही पद प्रधान न होकर के किसी अन्य पद की ओर संकेत करते हैं। कर्मधारय समास भी नहीं होगा। कर्मधारय समास वह समास होता है जिसमें विशेष विशेषण की मौजूदगी होती है। और ऑप्शन डी है अव्ययी भाव समास। तो यहाँ पर अव्यय पद का प्रयोग हुआ है, तो इसलिए यह क्या हो जाएगा? अव्ययी भाव समास हो जाएगा। इस तरह से इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखेंगे, जिसके पास कुछ भी ना हो। इस वाक्यांश के लिए एक शब्द हमें चुनना है। ऑप्शंस में से ऑप्शन दिए गए हैं अकिंचन, किंचित, आकुंचन, अलभ्य। तो वह वाक्यांश क्या है जिसका हमें आंसर देना है? वह है जिसके पास कुछ भी ना हो। तो जिसके पास कुछ भी ना हो उसे क्या कहते हैं? उसे अकिंचन कहते हैं। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हमने जो भी क्वेश्चन सॉल्व किए वो सभी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।